इसको कर दीजिए क्लिक, बस ये ओपन हो गया। और इसके बाद इसको लेस कर लीजिए, ये खुल गया। जब आपका क्लास खत्म हो जाए टाइम देख लीजिएगा, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये एग्जिट पे चले जाइए, बस उसके बाद वो रिकॉर्डिंग अपने आप सेव हो जाएगी। उसको आप भेज देंगे ना? हाँ, उसको मैं अपने एक्सेस में ले लूँगा उसको। ठीक, ये इस तरह आपका है। मैं शुरू कर दूँ? आप शुरू कर दीजिए, घड़ी में टाइम देख लीजिए, लगभग 1 घंटे 1.25 घंटे। ठीक, इसमें कितना टाइम लगेगा? 9 होगा। ठीक, लाउड बोलिए, पंखा चल रहा है। गर्मी लगेगी, परेशान हो जाएंगे। ये बंद कर दीजिए। अब घर वाला बंद कर दीजिए, ये चलने दीजिए। ठीक, ठीक, ओके। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, और आज हम इस वीडियो लेक्चर में इन टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि व्हाट इज हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन है क्या? तो बच्चों, हाइड्रोकार्बन क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर जो यौगिक बनते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। किससे मिलकर बनते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन। हाइड्रोकार्बन में ये दो एलिमेंट मुख्य रूप से मौजूद होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, आइए इसके बारे में हम जानते हैं। हाइड्रोकार्बन ऑन बेसिस ऑफ कार्बन चेन, कार्बन की चेन की प्रतीक के आधार पर, कार्बन की चेन की प्रतीक के आधार पर हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बच्चों? 3 प्रकार के। 3 टाइप के हाइड्रोकार्बन। फर्स्ट हाइड्रोकार्बन होते हैं नॉर्मल हाइड्रोकार्बन। ऐसे हाइड्रोकार्बन नॉर्मल हाइड्रोकार्बन में कार्बन की स्ट्रेट चेन पाई जाती है। कैसी चेन पाई जाती है? बिल्कुल सीधी श्रृंखला पाई जाती है। देखिए जैसे अब आप जानते हैं कि कार्बन में लंबी लंबी श्रृंखलाएं बनने की प्रवृत्ति पाई जाती है, और ऐसा इसलिए होता है कि कार्बन की जो बाइंडिंग एनर्जी होती है 85 किलो कैलोरी पर मोल होती है। इतनी हाई बाइंडिंग एनर्जी के कारण कार्बन में आपस में जुड़ करके लंबी लंबी श्रृंखला बनने की प्रवृत्ति पाई जाती है, और हमें कार्बन के इस गुण को कहते हैं केटिनेशन प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं? केटिनेशन प्रॉपर्टी कहा जाता है। और नॉर्मल हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन को कहा जाता है जिनमें कार्बन की सीधी श्रृंखला पाई जाती है, और नॉर्मल शब्द का प्रयोग कम से कम 3 कार्बन के पश्चात करते हैं। कितने कार्बन के पश्चात करते हैं बच्चों? 3 कार्बन। तो 3 कार्बन के पश्चात जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उन्हें हम नॉर्मल हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे एक कार्बन का जो एल्केन है आपको पता है मेथेन। क्या होता है? मेथेन, एथेन, प्रोपेन, C3H8। और जैसे ही 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन आती है तो हम इसे कहते हैं दैट हाइड्रोकार्बन इज ब्यूटेन। और इसमें अगर टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन की बात करें तो N-ब्यूटेन। क्या कहते हैं इसको? नॉर्मल ब्यूटेन कहा जाता है। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन की सीधी श्रृंखला आपने देखा, और कम से कम 3 कार्बन के बाद नॉर्मल शब्द का हम प्रयोग करते हैं। तो नॉर्मल शब्द का प्रयोग 3 कार्बन के पश्चात किया जाता है। तो ये इस बात की जानकारी मिल गया। इसके बाद दूसरे जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उन्हें कहते हैं आइसो हाइड्रोकार्बन। कैसे हाइड्रोकार्बन होते हैं? तो आइसो, ISO, आइसो हाइड्रोकार्बन। आइसो हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन की रिंग श्रृंखला पाई जाती है, पूरी श्रृंखला पाई जाती है, उन्हें हम आइसो हाइड्रोकार्बन कहते हैं।
देखिए इस तरह से, अगर इस तरह से बॉन्डिंग है, इस तरह से इस तरह का कार्बन का स्पेक्ट्रम पाया जाता है, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं? आइसो हाइड्रोकार्बन। जैसे CH3 CH3 CH, इतना इस तरह का अगर स्ट्रक्चर है हाइड्रोकार्बन में, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन आइसो हाइड्रोकार्बन कहे जाते हैं। आइसो हाइड्रोकार्बन होने के लिए जो एक कार्बन होता है उसे कम से कम, देखिए यहाँ पर किस तरह का कार्बन है, तो यहाँ से जो कार्बन अटैच होगा, वन कार्बन मस्ट बी टर्शियरी इन नेचर। किस प्रकार का होना चाहिए? द्वितीयक प्रकृति का होना चाहिए। तो आइसोहाइड्रोकार्बन होने के लिए एक कार्बन को टर्शियरी नेचर का होना बहुत आवश्यक है। जैसे अगर हम कहते हैं कि निम्न हाइड्रोकार्बन में कौन सा आइसोहाइड्रोकार्बन है, जैसे फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन में जी दे दिया जाए, आपको सी ऑप्शन दे दिया जाए, कार्बन के चारों कार्बन में सेलेक्ट कर दिया जाए, और डी ऑप्शन में दे दिया जाए CH3 CH2 CH3। तो आप देख रहे हैं इन हाइड्रोकार्बनों में नॉर्मल हाइड्रोकार्बन कौन है? तो आइसो हाइड्रोकार्बन की बात करें, आइसो हाइड्रोकार्बन पहचानने की बात करें, इन ऑप्शन में आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? कौन सा हाइड्रोकार्बन आप आइसो श्रेणी में आता है? आप देख रहे हैं इस हाइड्रोकार्बन में वन कार्बन मस्ट बी, ये देखिए टर्शियरी इन नेचर। इसमें क्या है? देखिए जब कार्बन तीन कार्बन से कनेक्ट होता है तो ऐसा कार्बन क्या कहलाता है? टर्शियरी कार्बन कहलाता है। तो आइसो होने के लिए हमें क्या करके सकता है कि जो कार्बन होना चाहिए उसे टर्शियरी नेचर का होना चाहिए। अब यहाँ देखिएगा क्वाड्रेटिक नेचर का है, 4 डिग्री कार्बन है ना, और यहाँ पे ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी कार्बन है, ये टर्शियरी कार्बन, ये भी प्राइमरी कार्बन है। यहाँ देखिए आप प्राइमरी है, सेकेंडरी है, सेकेंडरी है, प्राइमरी है। तो केवल एक ही स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें टर्शियरी कार्बन उपस्थित है, और ये कार्बन टर्शियरी है, ये कौन से हाइड्रोकार्बन है? आइसो हाइड्रोकार्बन। अब आइए तीसरे टाइप के हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं, जिसे हम कहते हैं नियो। क्या कहते हैं? नियो हाइड्रोकार्बन। नियो हाइड्रोकार्बन होने के लिए वन कार्बन मस्ट बी क्वाड्रेटिक नेचर। कैसा होना चाहिए? एक कार्बन 4 डिग्री वाला अवश्य होना चाहिए। जैसे आपके स्ट्रक्चर में हम ये मैं दिखा रहा हूं आपको, यहाँ देखिए ये कार्बन किस डिग्री वाला है? कौन सा डिग्री का कार्बन है? 4 डिग्री का। किस डिग्री का है? 4 डिग्री का है। तो ये जो कार्बन है 4 डिग्री कार्बन है, और ये हाइड्रोकार्बन का टाइप है। आपको दिखाई दे रहा है कि कार्बन के चारों ओर कार्बन ही कार्बन दिखाई दे रहे हैं, और इसके 4 बॉन्ड से इसकी वजह से जुड़े हैं, और ये 4 डिग्री की कार्बन है। ऐसे हाइड्रोकार्बन के क्या नाम देते हैं? नियो हाइड्रोकार्बन। नियो हाइड्रोकार्बन। इट मींस नियो होने के लिए एक कार्बन को 4 डिग्री का होना बहुत जरूरी है। तो आप देख रहे हैं इसका नाम ऐसे लिखते हैं नियो, और प्रोटोकॉल 1 2 3 4 5 नियो पेंटेन। ये क्या है? नियो पेंटेन। तो आप देख रहे हैं कि चेन के अकॉर्डिंग, कार्बन की चेन की प्रकृति के आधार पर हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार के अपने में से नॉर्मल हाइड्रोकार्बन, आइसो हाइड्रोकार्बन और नियो हाइड्रोकार्बन। आई थिंक अब आप लोग पहचान लेंगे कि क्या तीनों में अंतर है। नॉर्मल में केवल प्राइमरी और सेकेंडरी कार्बन उपस्थित होते हैं। आइसो में हमने बताया टर्शियरी कार्बन मस्ट बी प्रेजेंट इन देयर स्ट्रक्चर, एंड नियो हाइड्रोकार्बन में वन कार्बन मस्ट बी 4 डिग्री लेटर, चतुस्थ कार्बन अवश्य उपस्थित होना चाहिए। तो ये देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन टेस्ट के आधार पर या संतृप्तता के आधार पर, सैचुरेशन के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो सैचुरेशन के आधार पर बाय टेस्ट लेबोरेटरी में टेस्ट करें। सैचुरेशन के आधार पर हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के, पहला सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन।
क्या इनको कहते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन की सभी संरचना एकल बंध से जुड़ी होती है, यानी जिन हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, सिंगल बॉन्ड यानी सिग्मा बॉन्ड पाया जाता है, ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम क्या कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। आप देख रहे हैं इनमें कार्बन की वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से जुड़ी है, चाहे वो मीथेन हो, इसको क्या कहते हैं? मीथेन। चाहे वो इथेन हो, एथेन हो, प्रोपेन हो, ब्यूटेन हो, जो इन हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं तो आपको दिखाई देता है इनमें केवल सिंगल बॉन्ड में कार्बन की संरचना एकल बंध से सिंगल बॉन्ड से सैटिस्फाई होती है। दैट्स व्हाई these hydrocarbons are known as saturated hydrocarbon। और दूसरा जो हाइड्रोकार्बन होते हैं इसका मीथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब कैसे हाइड्रोकार्बन है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसके अलावा हाइड्रोकार्बन और भी दूसरा जो प्रकार है इनका, उनको कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच, जैसे आप देख रहे हैं ये कार्बन कार्बन में बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच या तो डबल बॉन्ड पाया जाता है या तो ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। ये जैसे यहाँ देखिए कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड दिखाई दे रहा है? डबल। और आप जानते हैं डबल बॉन्ड में एक सिग्मा पाई बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। तो जिनमें द्विबंध पाए जाते हैं या कार्बन कार्बन के बीच त्रिक बंध पाए जाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन, और इसमें एक पहला सिग्मा और इसके दो बॉन्ड कौन से बॉन्ड होते हैं? पाई बॉन्ड होते हैं। तो एक सिग्मा दो पाई बॉन्ड कार्बन के बीच पाया जाए या कह लीजिए ट्रिपल बॉन्ड की उपस्थिति हो या डबल बॉन्ड की उपस्थिति हो, तो ऐसा हाइड्रोकार्बन जिस हाइड्रोकार्बन से बनता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कैसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं बच्चों? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब बात ये है, अगर आपको लैब में ये दे दिया जाए कि सैचुरेटेड मीथेन दे दिया जाए और ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाला दे दिया जाए, तो कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और कौन सा हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड है? तो इसके लिए अनसैचुरेशन की पहचान के लिए, असंतृप्तता की पहचान के लिए एक टेस्ट किया जाता है जिसे हम बायस टेस्ट कहते हैं। कौन सा टेस्ट कहते हैं? बायस टेस्ट। कभी कभी ये भी पूछता है बायस टेस्ट किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो बायस टेस्ट का प्रयोग अनसैचुरेशन की पहचान के लिए किया जाता है। इसमें करके क्या है कि 1% एल्कलाइन KLH4 का विलयन लेते हैं। इसका विलयन लेते हैं 1% क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट का विलयन लेते हैं, बनाते हैं, और यदि हाइड्रोकार्बन असंतृप्त है तो टेस्ट करिए जिसमें एक में संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो और दूसरे में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अगर मान लीजिए ये सैचुरेटेड है और ये अनसैचुरेटेड है, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जब पोटेशियम परमैंगनेट डालेंगे 1% इसका क्षारीय विलयन डालेंगे तो ये डीकर्बोनाइज कर देता है। क्या कर देगा? डीकर्बोनाइज कर देगा, यानी तेल को रंगहीन कर देगा। पोटेशियम परमैंगनेट आप जानते हैं लाल रंग के नाम से भी जाना जाता है, तो उसका जो लाल रंग जिस लेयर में गायब हो जाएगा और जान लेंगे कि उसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उपस्थित है। वैसे हाइड्रोकार्बन उपस्थित है असंतृप्त, और जिस सॉल्यूशन में पोटेशियम परमैंगनेट का लाल रंग गायब नहीं होता उसे हम जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। अर्थात
कि जो अगर हाइड्रोकार्बन हमारा संतुलित है तो पोटेशियम परमैंगनेट के लाल रंग को उड़ा देता है, और यदि हमारा हाइड्रोकार्बन संतुलित नेचर का है तो पोटेशियम परमैंगनेट के लाल रंग को गायब नहीं करता, और इस चीज को कहते हैं बायर्स टेस्ट। अभी जब हम बच्चों को एल्कीन और एल्काइन पढ़ाएंगे तो क्योंकि ये बायर्स टेस्ट डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले दोनों करते हैं, दोनों ही पोटेशियम परमैंगनेट के लाल रंग को गायब कर देते हैं, तो कैसे हम डिटेक्ट करेंगे कि डबल बॉन्ड किसी यौगिक में है और ट्रिपल बॉन्ड है, इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि असंतुलित तो दोनों है, लेकिन असंतुलित में इसमें डबल बॉन्ड वाला कौन सा यौगिक है, कौन सा ट्रिपल बॉन्ड वाला है, इसकी पहचान के लिए हम कुछ विशेष और भी टेस्ट करते हैं, जिससे ये पता चल जाता है आपको कि किस यौगिक में डबल बॉन्ड है और किस यौगिक में ट्रिपल बॉन्ड है। इसके लिए हम अलग से टेस्ट करेंगे। अभी जब हम एल्कीन और एल्काइन पढ़ाने लगेंगे तो उसमें हम बताएंगे दोनों को कैसे सेपरेट करेंगे। तो अभी तक आपने ये जाना कि जो हाइड्रोकार्बन है, ऐसे कभी-कभी आप देखते हैं इस तरह से, जैसे आपने चार स्ट्रक्चर दे दिया, इस तरह से दे दिया आपको, और ये कह दिया कि किस स्ट्रक्चर में, इस संरचना में न्यू हाइड्रोकार्बन उपस्थित है। कौन सा यानी कौन सा स्ट्रक्चर है इसमें न्यू कार्बन प्रेजेंट है, या न्यू हाइड्रोकार्बन का इनमें से कौन सा एग्जांपल है। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है वन कार्बन किस नेचर का दिख रहा है, क्वाटरनरी नेचर का दिख रहा है, चतुष्फलक प्रकृति का ये कार्बन है। तो और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये कार्बन टर्शियरी नेचर का है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये सेकेंडरी नेचर का है। तो हमने आपको पहचान बताई थी कि न्यू हाइड्रोकार्बन होने के लिए वन कार्बन मस्ट बी क्वाटरनरी इन नेचर। इसका मतलब क्या होता है, एक कार्बन किस नेचर का होना चाहिए, क्वाटरनरी। तो न्यू हाइड्रोकार्बन कौन सा एग्जांपल करते हैं, न्यू हाइड्रोकार्बन का ये एग्जांपल न्यू हाइड्रोकार्बन का एक एग्जांपल हम मान सकते हैं। तो आइए अभी तक हमने जाना कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन के प्रकार कितने होते हैं, जेल के प्रकार आधार के तीन टाइप के होते हैं, नॉर्मल, आइसो और नियो। संतृप्तता के आधार पर दो प्रकार के हो गए, क्या, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब आइए देखते हैं कि एरोमेटिसिटी के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और एक होते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ये भी हाइड्रोकार्बन के ही प्रकार है। दो प्रकार और कौन से हैं, जो एक है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और दूसरे होते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब हम एग्जांपल करते हैं एलिफैटिक। जो एलिफैटिक शब्द आया है, एलिफर नामक शब्द से इसका उत्पन्न हुआ है, एलिफर नामक शब्द से। एलिफर का मतलब होता है फैट कंटेनिंग, यानी वसा से युक्त, यानी कैसे हाइड्रोकार्बन है, ऐसा माना जाता है कि जो एलिफैटिक कंपाउंड है, इनकी जो उत्पत्ति है वसाओं से हुई है, फैट से हुई है। जैसे आपको नॉमेनक्लेचर में पढ़ा जाता है, ये बताया जाता है कि दलदल से निकलने के कारण मीथेन को मार्स गैस कहा गया। तो दलदल जो वसा का बंधन हो जाता है मिट्टी में या जीवधारी दब जाता है, तो इस तरह से वहां से जो गैस निकलती है, दलदल से जो गैस निकलती है उसमें मीथेन होती है, तो उसे दलदली गैस भी माना जाता है, मार्स गैस कहा गया। तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जो वसाओं से उत्पन्न है और जिनमें कार्बन की खुली श्रृंखला पाई जाती है। कैसी श्रृंखला पाई जाती है, वो बिल्कुल होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, एलिफैटिक कहते हैं। जैसे इसका मतलब जो ये मीथेन है, ये जितने भी हैं
चाहे वो नॉर्मल हो, आईसी हो, नियो हो, ये सब के सब एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन की स्टडी में आते हैं। दूसरा प्रकार का हाइड्रोकार्बन है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। कैसे हाइड्रोकार्बन? जो एरोमेटिक नेचर के होते हैं। तो ये जो एरोमेटिक शब्द है, अभी सन एरोमेटिक कंपाउंड का लेक्चर लगेगा, तो डिटेल में हम एरोमेटिसिटी के बारे में बताएंगे। जो एरोमेटिक शब्द है, इसकी उत्पत्ति जो हुई है एरोमा नामक शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है स्मेल। क्या होता है? जो स्मेल, अर्थात जिन लोगों में कोई विशेष प्रकार की महक पाई जाती है, स्मेल पाई जाती है, उन्हें हम एरोमेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? तो एरोमेटिक। और किसी यौगिक को भी बहुत सारी कंडीशन आपको बताएंगे, लेकिन आपके लेवल से इंटरमीडिएट लेवल में जो बुक दिया है कि एरोमेटिक यौगिक वे होते हैं जिनमें कम से कम एक बेंजीन रिंग पाई जाती है। ये देखिए, बंध श्रृंखला के यौगिक, इसको क्या कहते हैं? बेंजीन। ये देखिए आप, ये बेंजीन के ऊपर एक CH3 लगा है, इसे कहते हैं टॉलुइन। क्या कहते हैं? ये टॉलुइन। तो आपको दिखाई दे रहा है इसमें एक कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित है, बट ये जो यौगिक है इन्हें हम कहते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं इनको? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसका मतलब है कि चेन के आधार पर कि उसमें कार्बन की खुली चेन पाई जाती है या बंद चेन पाई जाती है, इस आधार पर भी दो प्रकार के हाइड्रोकार्बन देखे जा रहे हैं। एक जिनमें कार्बन की ओपन चेन पाई जाती है और एक जिनमें कार्बन की बंद श्रृंखला पाई जाती है, कम से कम एक बेंजीन रिंग होती है, उन्हें हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब आइए मैं बता देता हूं, सर मान लीजिए इसको एलाइन टेस्ट करना है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कैसे हम पहचानेंगे? अगर जो जाली मिलती है बायोगैस बनता है, जब इसको जाली के ऊपर एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन को रख करके आग में जलाएं तो ये स्मोकी फ्लेम के साथ चलते हैं। कैसे फ्लेम के साथ चलते हैं? स्मोकी फ्लेम। जिस तरह से सिगरेट का धुआं होता है या सनेटा जलता है, उस तरह से अगर जलता हुआ कंपाउंड दिखाई दे, हमें मानते हैं वह यौगिक कैसा यौगिक है? एलिफैटिक यौगिक है। और एरोमेटिक यौगिक जो होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड वर्क विद सूटी फ्लेम, काले धुएंदार ज्वाला के साथ चलते हैं या स्पार्क के साथ चलते हैं। स्पार्किंग होती है, काला काला धुआं के साथ चलते हैं, जैसे टायर चलता है और उसमें स्मेल आती है, दामन चलता है, तो निश्चित है वह एरोमेटिक कंपाउंड का स्वरूप है। यानी ये सूटी फ्लेम के साथ चलते हैं, दे आर बर्न विद सूटी फ्लेम एंड एलिफैटिक यौगिक बर्न विद स्मोकी फ्लेम। तो इस तरह से हमने जाना कि दोनों में हम कैसे अंतर, जैसे हमने आपको बताया था संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होने के लिए क्या बताया था? बायस टेस्ट बताया था। बायस टेस्ट में 1% पोटेशियम परमैंगनेट के ग्रेड को क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट के ग्रेड में डाल देते हैं तो असंतृप्त यौगिक उसके रंग को डीकलराइज कर देता है, अर्थात रंगहीन कर देता है। और जबकि जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वो ऐसा नहीं कर पाते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट के लाभ को नहीं कर पाते हैं। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में हमने अंतर बताया कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं उनमें कार्बन की खुली चेन पाई जाती है। कैसी चेन पाई जाती है? खुली चेन। और एरोमेटिक में कार्बन की बंद चेन पाई जाती है और उसमें विशेष प्रकार की स्मेल होती है। ये सूटी फ्लेम के साथ जलते हैं, काले धुएंदार ज्वाला के साथ जलते हैं या स्पार्क के साथ जलते हैं, जबकि एलिफैटिक जो हाइड्रोकार्बन होते हैं दे बर्न विद स्मोकी फ्लेम। वो जिस तरह सिगरेट का धुआं जलता है उस प्रकार से हमारे जो एलिफैटिक यौगिक है वो जलते हैं। तो आइए अब आगे इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। हाइड्रोकार्बन लेक्चर 1 है। तो आपने जाना कि जो हाइड्रोकार्बन है
उसमें अब हम चर्चा करेंगे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बनों के बारे में। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कैसे हाइड्रोकार्बन है? एलिफैटिक नेचर के हाइड्रोकार्बन। जैसे हम बात करेंगे मेथेन, एथेन की, एल्केन की। एल्केन परिवार के जो यौगिक हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो एलिफैटिक जो हाइड्रोकार्बन है इसका सबसे प्रमुख परिवार कौन सा परिवार है? एल्केन फैमिली। कौन सा फैमिली है? अब एल्केन फैमिली क्या है, इसके मेंबर क्या है और ये कैसे बनाए जाते हैं, इनकी विधियां बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडीशन में निकले मेथड्स पूछे जाते हैं इसके जो है मेन रिएक्शन के रूप में क्या रिएक्शन देके पूछा जाता है कि कितने ओरल रिएक्शन कौन सी है, फोर्थ रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है ना। तो इस तरह के जो रिएक्शन के प्रोडक्ट पूछे जाते हैं आप जानेंगे। एल्केन क्या होता है कि इनका जनरल फार्मूला, the general formula of alkane are CnH2n plus 2। जो एल्केनों का सामान्य सूत्र है, किस सूत्र से जो है से क्या है? CnH2n plus 2। अर्थात अगर हम कहते हैं एल्केनों का सामान्य सूत्र क्या है तो कौन से फार्मूला है? CnH2n plus 2। वेयर अब n की वैल्यू रखेंगे n = 1 तो आप देख रहे हैं C1 H2 × 2 + 2 CH4 बनता है। पहला एल्केन हमारा प्राप्त होता है CH2। n की वैल्यू 2 रख देंगे क्या बन जाएगा? C2H6 एल्केन बन जाएगा। n = 3 रख देंगे तो हाँ चलिए। तो आपने भी देखा कि जो एल्केन फैमिली है उसका जो जनरल फार्मूला है CnH2n+2 होता है। और जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये सब कंबाइंड जो फैमिली है इसे हम एल्केन फैमिली के नाम से जानते हैं। कौन सी फैमिली है? एल्केन। और इनका जो सामान्य सूत्र आप जान लिया, इनको जो जनरल जो निरूपण करते हैं R से करते हैं। जहां R क्या होता है? एल्केन ग्रुप होता है। क्या होता है? एल्केन ग्रुप। आइए जरा एल्केन फैमिली के हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं। तो संकरण जो जैसे पहला हमारा यौगिक एल्केन फैमिली का जो प्रथम सदस्य है मेथेन है, इसका जो संकरण कार्बन का होता है sp3 संकरण होता है। क्योंकि जब कार्बन चारों ओर से सिग्मा बॉन्ड से घिरा होता है, अगर 4 सिग्मा है और 0 पाई बॉन्ड है, कार्बन के अराउंड कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है, तो संकरण क्या होता है? sp3। यदि कार्बन के अराउंड 3 सिग्मा है और 1 पाई है तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। और 2 सिग्मा और 2 पाई, 2 सिग्मा बॉन्ड हो 2 पाई बॉन्ड हो अराउंड द कार्बन, दैट्स व्हाई हाइब्रिडाइजेशन sp। तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp होता है। तो आप देख रहे हैं कि कार्बन एल्कीन की जो फैमिली है इसमें चारों बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, इसलिए इसका जो संकरण है
क्या होता है sp3। और मतलब sp3 जब होता है आप जानते हैं इसकी ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, चतुष्फलकीय प्रकृति के होते हैं। मीथेन की प्रकृति कैसी है? चतुष्फलकीय है। जो बॉन्ड एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट 28 सेकंड से उसकी बॉन्ड एंगल होती है। बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होती है। ज्यामिति क्या होती है? चतुष्फलकीय। परसेंट यस फैक्टर की बात करें क्योंकि अभी आप पढ़ेंगे कि हायर द परसेंट यस फैक्टर हायर द एसिडिक नेचर ऑफ एल्केन। तो जितना परसेंट यस फैक्टर ज्यादा होगा उस एल्केन का एसिडिक नेचर उतना ज्यादा होता है। और उसी रीजन से जो एल्काइनें होती हैं, टर्मिनल एल्काइनें होती हैं जिनमें ट्रिपल बॉन्ड के किनारे बना होता है, ऐसी एल्काइनों का नेचर एसिडिक होता है। देखिए अब इसमें परसेंटेज करके की बात करें, आप परसेंटेज करके कैसे निकालते हैं? आप देख रहे हैं इसमें 4 ऑर्बिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस संरचना को 100% 4 ऑर्बिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो अकेले यस का हिस्सा आप समझिए कि कितना है? पहले सब उसमें एक ही ये है 4 तो बताइए इसका मतलब इसमें कितना है? 25% परसेंटेज है। एल्केनो का जो परसेंटेज फैक्टर होता है वो ओनली 25% होता है। अगर भी हमने आपको बताया कि जो एथिलीन है जैसे डबल बॉन्ड है, आप यहाँ पे आप देख रहे हैं कार्बन के राउंड में देखिए 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड है। तो इनका जो परसेंटेज फैक्टर की हम बात करें, हाइब्रिडाइजेशन तो आपने जान लिया sp2 होता है। तो जब हाइब्रिडाइजेशन sp2 है इसका मतलब 3 ऑर्बिटल मिलकर के 100% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो उसमें यस का हिस्सा कितना है? परसेंट यस करेक्टर इक्वल टू 100/3 इक्वल टू 33.33%। आप देख रहे हैं परसेंट यस करेक्टर एल्कीनो में बढ़ जा रहा है 33% और एल्काइनो में इस प्रकार आप देख रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड है, sp संकरण होता है, ज्योमेट्री लीनियर होती है। sp संकरण में दो ऑर्बिटल मिलकर 100% कंट्रीब्यूट करते हैं तो परसेंट यस करेक्टर 100/2 50%। इसका मतलब है जो एल्काइनो का परसेंट यस करेक्टर है वो 50% है। एल्कीनो का परसेंट यस फैक्टर 33.33% है और एल्कीनो का परसेंट यस फैक्टर 25% है। और आप जानते हैं हायर द परसेंट यस फैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। ये आंसर आप दिमाग बना लीजिएगा, जितना ही हाइड्रोकार्बन का परसेंट यस फैक्टर हाई होगा उतना ही वो एसिडिक नेचर का हाइड्रोकार्बन होगा। तो परसेंटेज फैक्टर में डिटरमाइन करता है कि हाउ इज द हाइड्रोकार्बन और एसिडिक और लेस एसिडिक और विदाउट एसिडिक नेचर। तो आपने देखा कि एल्काइन होती है, टर्मिनल एल्काइन होती है जिनमें परसेंटेज फैक्टर 50% होता है, उनका नेचर एसिडिक होता है। तो ये बात कर रहे थे अभी तक आपने एल्कीनो पर हाइड्रोजन जाना कि sp3 संकरण होता है एल्केन फैमिली के हर सदस्य में। और ध्यान रखिएगा कि हर सदस्य में आप देख रहे हैं मीथेन में अगर CH2 को आप ऐड कर दें अगला मेंबर प्राप्त हो जाता है। यानी हर मेंबर में इसी को कहते हैं होमोलॉगस श्रेणी, समजातीय श्रेणी, एक जात की श्रेणी या एक जात या एक परिवार की यौगिक, जिनके प्रत्येक सदस्य में जो कर्माधार से 14 इकाई कार्बन है और आप देख रहे हैं कि CH2 कार्बन पाया जाता है। ऐसे सदस्य समजातीय श्रेणी के सदस्य भी कहे जाते हैं। दे आर कॉल्ड होमोलॉगस श्रेणी। तो जैसे कहते लेते हैं आप जो भी सदस्य हैं आप इन्हें समजातीय श्रेणी के सदस्य कह सकते हैं। एक परिवार बनता है इनका, इसीलिए कॉमन रूप से इस परिवार के यौगिक एल्केन परिवार के यौगिक कहे जाते हैं। और आप जान लीजिए एल्केन परिवार के यौगिक में जो मीथेन है, मीथेन का जो एक्चुअली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है इस तरह से समथिंग, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की बात करते हैं कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है
ये सिग्मा बॉन्ड से ओवरलैप करते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन है और इनकी ज्योमेट्री 4 जगह पर की टेट्राहेड्रल नेचर की ज्योमेट्री होती है। और इस तरह से ये आप देख रहे हैं कि टेट्राहेड्रल होते हैं। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आप सकते हैं जिसमें sp ओवरलैपिंग आपको दिखाई दे रही है। कार्बन का p ऑर्बिटल हाइड्रोजन की s ऑर्बिटल से हेड टू हेड ओवरलैप करके बना है। और इसमें जो ओवरलैपिंग है इससे ये कौन से बॉन्ड होते हैं, सिग्मा बॉन्ड होते हैं। यानी एल्केन परिवार में पहले बात ध्यान दीजिए दे आर बॉन्डेड विद सिग्मा बॉन्ड। यानी ये सिग्मा बॉन्ड बनती उपस्थिति जिस परिवार से होती है वो सिग्मा बॉन्ड पर लिंक होते हैं, उन्हें एल्केन परिवार के रूप में हम कहते हैं। आइए अब इस परिवार के लोगों को बनाने के विधियों के बारे में बात करते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। एल्केनों को बनाने की क्या विधियां हैं और ये विधियां ऑब्जेक्टिव रूप में आपके कंडीशन में पूछी जाती है कि कौन कौन सी विधियां हैं जिनकी सहायता से हम एल्केन को बना सकते हैं। तो पहली विधि है बाय डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन मेथड। हिंदी में इसको हम डीकार्बोक्सिलीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? डीकार्बो, डी मींस बाहर निकलना, कार्बोक्सिलीकरण माने कार्बन डाइऑक्साइड का। याद रखिए डी स्टैंड फॉर रिमूवल, यानी निकल रहा है ना। और कार्बोक्सिलेशन का मतलब ऐसे रिएक्शन जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है उन्हें हम डीकार्बोक्सिलीकरण अक्रिया कहते हैं। और इन क्रियाओं में होता क्या है कि हम किसी भी एसिड को, कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट कर रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला है। अगर इसको हम लगभग 300 डिग्री तापमान पर गर्म कर दें, हीट कर दें, तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाती है और एल्केन प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है? एल्केन आप देख रहे हैं, यहाँ रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड and its alkane in this reaction, and this reaction is referred as decarboxylation reaction. तो बच्चों देखिए, आप देखिए डीकार्बोक्सिलेशन क्रिया हमने बताई आपको कि जब किसी एसिड को 300 डिग्री तापमान पर गर्म करते हैं तो रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है और वो RH बन जाता है, जिससे हम क्या कहते हैं? एल्केन। एल्केन बनाने की इस विधि को हम क्या कहते हैं? डीकार्बोक्सिलेशन मेथड कहते हैं। अब आप समझिए कि जैसे एसिटिक एसिड को आपने हीट कर दिया, एसिटिक एसिड को हीट कर दिया तो यहाँ पे क्या हो गया? एल्केन, और यहाँ से क्या रिमूव हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए क्लोरोनिक एसिड को हीट करते हैं तो एल्केन बन जाएगा। तो इन्हें क्या की सहायता से हम एल्केन पहला मेथड बनाया है, इससे हम बना सकते हैं। आइए इसकी हम प्रयोगशाला विधि की चर्चा करते हैं कि प्रयोगशाला में क्या करते हैं कि जब हम सोडियम एसीटेट मेथड की जो लैबोरेटरी मेथड है, सोडियम एसीटेट को जब हम सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं, देखिए सोडियम एसीटेट सोडा लाइम CaO, लाइम में चूना, NaOH सोडा। तो सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम को गर्म करते हैं तो देखिए यहाँ से मीथेन गैस मिल जाती है और वो ऐसे पानी प्रोडक्ट सोडियम कार्बोनेट जो डिकम्पोज हो जाता है, Na2O और ये रिमूव हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। इससे ये रिएक्शन भी कौन सी रिएक्शन कहलाती है? डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। सोडियम एसिटेट, अब मान लीजिए सोडियम कार्बोनेट होता CH3CH2COONA,
सोडियम ब्रोमोनेट plus soda lime or hence we get a heat in this reaction. C2H6 plus फिर ये डिकम्पोज हो जाते हैं CO में। तो इस तरह से हम जो बी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है उसकी सहायता से हम विभिन्न प्रकार के एल्केनों का निर्माण जैसे मेथेन का निर्माण, एल्कीन का निर्माण आदि कर सकते हैं। इस मेथड को हम क्या कहते हैं? बी कार्बोक्सिलीकरण। हिंदी में हम क्या कहते हैं? डीकार्बोक्सीकरण और इंग्लिश में कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन मेथड। तो आइए अंदर मेथड के बारे में जानते हैं। दूसरा मेथड एल्केन बनाने का, और ये मेथड बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है। सेकंड मेथड है बाय कोलवे रिएक्शन, बहुत ही फेमस रिएक्शन है। इस रिएक्शन को नोट कर लीजिएगा, ये पूछा जाता है कोलवे रिएक्शन में क्या खास बात होती है, क्या रिएजेंट हम लेते हैं जिसकी सहायता से हम एल्केन का निर्माण करते हैं। तो कोलवे रिएक्शन में क्या करते हैं कि किसी जो एसिड होता है उसका सोडियम या पोटेशियम साल्ट लेते हैं और उसके एक्वस सॉल्यूशन का, उसके जलीय विलयन का करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी विद्युत अपघटन सेल में उसके जलीय विलयन का हम क्या कहते हैं? विद्युत अपघटन कहते हैं। इसलिए इस मेथड को कहते हैं कोलवे इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। कोलवे इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड is one of the best method for production of alkenes having even number of carbon। कोलवे मेथड का प्रयोग खास बात यह है कि ऐसे एल्केनों के निर्माण के लिए किया जाता है जिसमें कार्बन सम संख्या में होते हैं। कार्बन सम संख्या में होते हैं तो उस मेथड को कौन सा मेथड कहते हैं? कोलवे इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। आइए देखते हैं इस रिएक्शन में क्या होता है कि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ RC2ONA सोडियम साल्ट लेते हैं या पोटेशियम साल्ट लेते हैं और इसके एक्वस सॉल्यूशन का हम करते हैं विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइसिस सेल में भरकर। विद्युत अपघटन सेल में भरकर के क्या करते हैं? इसका अम्ल के सोडियम या पोटेशियम साल्ट को लेकर के और उसको उसके जलीय विलयन का हम विद्युत अपघटन करते हैं। तो यहाँ से एक्चुअली ये बॉन्ड ब्रेक होकर के यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ से रिलीज हो जाता है और आर हो जाता है। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर आर एल्केन बन जाता है प्लस ट्वाइस मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्रिया होती है एनोड पर। कहाँ पर होती है बच्चों? एनोड पर। और आप देख रहे हैं यहाँ सोडियम पड़ा है, यहाँ से गैस मिलेगा कास्टिक सोडा ट्वाइस NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है कैथोड पर। कभी-कभी कैथोड और एनोड के इसके प्रोडक्ट भी पूछते हैं कि कैथोड पर क्या प्राप्त होता है और एनोड पर क्या प्राप्त होता है। एक्चुअली ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से इसकी ब्रेकिंग होती है। इस तरह से दो फ्री रेडिकल आर बन जाते हैं, इस तरह से फ्री रेडिकल बन जाता है। एक फ्री रेडिकल कंबाइंड होकर के एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे यहाँ से इस बॉन्ड पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता, नेगेटिव करंट नहीं होंगे, क्योंकि जो मैकेनिज्म है उसमें ये फ्री रेडिकल के फॉर्म में जाता है और दो फ्री रेडिकल कनेक्ट होकर के आर मींस एल्केन बना देते हैं। अगर यहाँ पे आर की वैल्यू जैसे जैसे बदल देंगे डिफरेंट टाइप का, अब यहाँ पे देख रहे हैं हम दिखाई देंगे तो CL3 करके एथेन बन जाएगा। ट्वाइस मॉलिक्यूल आप दिखाई दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो जाएगा और ये एल्केन का निर्माण विद्युत अपघटन सेल के किस ध्रुव पर होता है? एनोड पर होता है। और इस मेथड को जिसमें बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी we decompose the sodium and potassium salt of acid by means of electrolysis. This method is known as Kolbe electrolysis method. इस मेथड को क्या कहते हैं? कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड कहते हैं। इसमें एनोड पर एल्केन और कार्बन डाइऑक्साइड, कैथोड पर
कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटाश या हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। और ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है। आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। जितनी नेम रिएक्शन है अल्कीन की, नेम रिएक्शन चाहे वो बनाने की विधियां हो या कौन कौन से रिएक्शन ये देते हैं, सभी में बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडीशन में आपको लीड में पूछी जा सकती है, इसलिए आप लोग ये सब रिएक्शन जो है नोट कर लीजिएगा। दूसरा एक और मेथड है जो एल्केन के निर्माण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। उस मेथड को कहते हैं वोल्ट रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन बाई WUREZ, वोल्ट रिएक्शन। One of the famous reaction are the creation of alkanes, very most important reaction, Wood reaction। अब आइए चर्चा करते हैं वुड रिएक्शन के बारे में, जिसकी सहायता से ये सब जो मेथड आप बच्चों पढ़ रहे हैं, ओनली दीज आर रिएक्शन मेथड को छोड़ दीजिए, जो ये मेथड आप पढ़ रहे हैं दे आर यूज्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन हैविंग इवन नंबर ऑफ कार्बन, जिसमें ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन की सम संख्या उपस्थित हो, ऐसे हाइड्रोकार्बन के निर्माण की विधियां हैं। उसमें से एक विधि आपने पढ़ी कोलब्रुक इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड, और अब आप दूसरी विधि पढ़ने जा रहे हैं बाय यूजिंग वुड रिएक्शन। तो वुड रिएक्शन क्या है? वुड रिएक्शन में क्या करते हैं कि हम लेते हैं एल्किल हैलाइड। क्या लेते हैं? एल्किल हैलाइड लेते हैं। सोडियम मेटल की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ध्यान दीजिएगा सोडियम मेटल होना चाहिए, ड्राई ईथर होना चाहिए। ये वुड रिएक्शन की रीजन की मेन पहचान आप जान लीजिए। सोडियम मेटल एंड ड्राई ईथर, दैट रिएक्शन नोन एज वुड रिएक्शन। तो क्या कंडीशन चाहिए? द टू मॉलिक्यूल ऑफ एल्किल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल एंड ड्राई ईथर react with each other and form alkane in this reaction. This reaction is known as Wurtz reaction. इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है बच्चों? वुर्त्ज रिएक्शन कहा जाता है। इसमें क्या करते हैं कि एल्कीन आप देख रहे हैं RX सोडियम मेटल, और इसमें कंडीशन क्या लेते हैं? ड्राई ईथर लेते हैं। क्या लेते हैं? ड्राई ईथर जो रिएक्शन को फर्दर बनाता है, फ्री रेडिकल जनरेट करने में हेल्प करता है। ये भी फ्री रेडिकल की एक मैकेनिज्म है। अपने इलेक्ट्रॉन देके सोडियम क्या करता है, ये बॉन्ड को ब्रेक करके यक्स बॉन्ड को अपने साथ ले जाता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि सोडियम हैलाइड यहाँ क्लोराइड डाइऑक्साइड गलती हो सकता है, तो आप देख रहे हैं सोडियम हैलाइड बन जाएगा और क्या बन जाता है? R बन जाता है प्लस ट्वाइस NaX। अब आपको जिस टाइप का एल्कीन बनाना हो, अगर यहाँ पे एल्किल हैलाइड ले लेंगे ब्यूटेन बन जाएगा, मेथिल हैलाइड ले लेंगे एथेन बन जाएगा। अब आप सोचिए CH3 ले लिया, जैसे अगर आप यहाँ देखिए CH3CH2Br ले लिया, what happens when ethyl bromide react with sodium metal in the presence of dry ether? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में जब सोडियम मेटल एथिल ब्रोमाइड से रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोडक्ट होगा, वो आप जान सकते हैं। कि देखिए बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होकर के आपको क्या दिखाई देगा? C4H10 मींस क्या बन रहा है? ब्यूटेन बन रहा है प्लस ट्वाइस मॉलिक्यूल ऑफ NaBr ना। ध्यान रखिएगा वुड रिएक्शन की कंडीशन क्या होना चाहिए? ड्राई ईथर होना चाहिए, होना चाहिए, एल्किल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल होने चाहिए, सोडियम धातु की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है और ये रिएक्शन रिफर्ड नोन एज वुड रिएक्शन। इसको कॉपी में नोट कर लीजिए आप लोग। वुड रिएक्शन क्या है और इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड क्या है, नोट कर लीजिए।
तो बच्चों अभी आपने पढ़ा वुड रिएक्शन क्या है। वुड रिएक्शन में एल्किल ग्लाइड के दो सोडियम नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन होती है, ये रिएक्शन क्या कहलाती है, वुड रिएक्शन कहलाती है। एक और रिएक्शन है, फोर्थ जो मेथड है बाय फ्रैंक-क्लाइंट रिएक्शन। फ्रैंक-क्लाइंट रिएक्शन के थ्रू हम एल्केनों का निर्माण करते हैं। फ्रैंक-क्लाइंट रिएक्शन क्या होता है, सेम कंडीशन वुड रिएक्शन की होती है, बस एक जगह चेंज होता है, वो होता है कि सोडियम के स्थान पर हम जिंक का प्रयोग करते हैं। फ्रैंक-क्लाइंट रिएक्शन में क्या करते हैं, सोडियम का स्थान जिंक ले लेते हैं, बाकी कंडीशन सेम होती है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करते हैं और ये बॉन्ड आप देख रहे हैं, जिंक की वैलेंसी 2 होती है, एक ही एटम जिंक का रहना जरूरी होता है और यहाँ R बन जाता है, H बन जाता है प्लस ZnH2 ये बन जाता है। ये रिएक्शन अब कही जाती है इस नाम से, फ्रैंक-क्लाइंट रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। और इसमें बस सोडियम के स्थान पर हम किसका प्रयोग करते हैं बच्चों, जिंक का प्रयोग करते हैं। आइए नेक्स्ट रिएक्शन जिसके द्वारा हम एल्केन का निर्माण कर सकते हैं, तो जो कहते हैं मतलब मेथड है सबाकी सेंटेंस रिएक्शन। सबाकी सेंटेंस रिएक्शन कौन सा क्रिया, सबाकी सेंटेंस रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बदल देते हैं। क्या करते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का हम हाइड्रोजनीकरण करते हैं निकिल कैटालिस्ट की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में करते हैं, निकिल कैटालिस्ट की प्रेजेंस में लगभग 300 डिग्री का टेंपरेचर चाहिए। और आप जानते हैं कि डबल बॉन्ड के हाइड्रोजन का यूज होता है, दिस pi bond is break and add hydrogen to convert alkenes। इसका मतलब है जैसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल देने की प्रक्रिया है, जिस रिएक्शन के द्वारा बदलते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल कैटालिस्ट, दैट रिएक्शन को है सबाकी सेंटेंस रिएक्शन। इसके थ्रू भी आप देख रहे हैं कि क्या बना सकते हैं, हम एल्केन का निर्माण कर सकते हैं। बच्चों एल्केन बनाने की विधियां काफी हैं और जिनमें आप नई विधियां भी पढ़ चुके हैं, वुड रिएक्शन पढ़ चुके हैं, सबाकी सेंटेंस रिएक्शन पढ़ चुके हैं, फ्रैंक-क्लाइंट रिएक्शन पढ़ चुके हैं। इनकी सहायता से बनाते हैं बाय एल्केनों का निर्माण हम रिडक्शन मेथड से भी करते हैं, अपचयन की क्रिया से भी करते हैं। रिडक्शन मेथड, अपचयन की क्रियाओं से भी एल्केनों का हम निर्माण करते हैं और गेन बाय रिडक्शन डिफरेंट रिडक्शन मेथड्स। और वो मेथड कौन कौन से हैं, पहला एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिडक्शन का मेथड है जिसे हम क्लीमेंसन अपचयन के नाम से जानते हैं। इसके नाम जानते हैं क्लीमेंसन अपचयन, क्लीमेंसन रिडक्शन। तो बच्चों कभी कभी पूछा जाता है कि क्लीमेंसन रिडक्शन का जो रीजन है वो क्या है, which reagent is used as Clemenson reducing reagent। तो हम आपको बता दें कि जिंक एमालगम HCl, जिंक एमालगम HCl का प्रयोग यदि हम करते हैं तो ये जो रिएजेंट है ये क्लीमेंसन अभिकर्मक कहा जाता है। कौन सा अभिकर्मक कहा जाता है, क्लीमेंसन अभिकर्मक। इसका काम क्या है, बहुत ही बेस्ट मेथड है ये एल्केनों के निर्माण का। तो एल्केनों के निर्माण में हम जो ये मेथड रिडक्शन का यूज करते हैं, पहला जो क्लीमेंसन रिडक्शन मेथड है
इसमें किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन को, एल्डिहाइड और कीटोन क्या होते हैं बच्चों आप जानते हैं, जिसमें CO बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, कार्बोनिल फंक्शन प्रेजेंट होता है, उन्हें हम जो है कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड और कीटोन के नाम सुनते हैं। जैसे HH है तो देखिए एल्डिहाइड है, यहाँ पे R कर दे, H ग्रुप कर दे, कीटोन बन जाता है। तो जो केमिकल रिएक्शन का वर्क है, यहाँ पे हम यदि जिंक केमिकल HCl लगा लें तो क्या काम करता है, नेसेंट हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है ये रिएजेंट, और सीधे CO फंक्शन को डायरेक्ट कन्वर्ट कर देता है CH2 में। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ ऑक्सीजन को रिमूव कर देता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर। आप देख रहे हैं हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन को वाटर बना देगा और सीधे एल्डिहाइड और कीटोन को किसमें कन्वर्ट कर देता है, एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल यदि आप फॉर्मल्डिहाइड को कह दीजिए कि एल्केन में कन्वर्ट करना है या व्हाट इज द प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन, तो आप रिएक्शन देखते हैं जिनके मतलब देखते हैं पहचान जाइए यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होने जा रही है, क्लेमेंसन रिएक्शन होने जा रही है, और ये रिडक्शन की रिएक्शन है। और 4 हाइड्रोजन लेके यहाँ से हटा करके इसको CH2 बदल देगा, तो आप समझ सकते हैं फॉर्मल्डिहाइड चेंज इनटू एल्केन और ये एल्केन का नाम क्या है, मेथड। देखिए अब क्लेमेंसन रिएक्शन का रिएक्शन लगा दिया और ये बना गया। आप समझ सकते हैं कि अगर हम इसकी प्लेस पे कीटोन ले लें, CH3C डबल बॉन्ड हो, ये इतना एल्डिहाइड है कीटोन, और यहाँ पे रीजन लगा है जिंक केमिकल HCl, तो इसका फर्क क्या है, वाटर निकाल करके CO को CH2 में कन्वर्ट कर देना। समझ सकते हैं आप कि इन दिस रिएक्शन वी फॉर्म प्रोपेन, क्या हो जाएगा प्रोपेन, और क्या बन जाएगा वाटर बन जाएगा। तो क्लेमेंसन जो रिएक्शन है इसमें जिंक एमलगम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रयोग करते हैं। सीधे इस रिएक्शन का मेन फंक्शन क्या है कि कन्वर्ट कर देता है सीधे एल्केन में। जैसे ऑब्जेक्टिव इंटरव्यू की स्थिति इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन है व्हाट रीजन you may use for this conversion, और कन्वर्जन क्या है, ऐसा दिया है और दिया है CH3 इस तरह से। What result you will use for this conversion, और ऑप्शन है आपका एक है, ये है डाइल्यूट पोटेशियम परमैंगनेट, बी है CrO3, सी है ZnHCl एंड डी ऑप्शन है कास्टिक सोडा। तो आप समझ सकते हैं व्हाट रिएक्शन यू विल यूज फॉर दिस कन्वर्जन, इस कन्वर्जन को करने के लिए आपको कौन सा बेस्ट रिजल्ट आपको लगता है, तो हमने आपको बता दिया जहां से का कन्वर्जन हो उसको डायरेक्ट एटीएम सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए जो रिजल्ट यूज होता है दैट इज नोन एज क्लेमेंसन रिजल्ट। और क्लेमेंसन रिजल्ट क्या है, जिंक एमलगम और HCl इसकी सहायता से भी। अच्छा दूसरी जो रिएक्शन है इसको कहते हैं वुल्फ-किस्नर रिडक्शन, वुल्फ-किस्नर रिडक्शन मेथड। अभी पहला क्या पढ़ा था आपने, क्लेमेंसन रिडक्शन, दूसरा आप पढ़ने जा रहे हैं वुल्फ-किस्नर रिडक्शन मेथड। वुल्फ-किस्नर रिडक्शन मेथड क्या होता है, इसमें एल्किलाइन हाइड्रोजीन का यूज होता है,
NH2 डॉट NH2 रिएजेंट आप अच्छी तरह जान लीजिए। कुल कृष्णा रिएजेंट क्या है? एल्कलाइन हाइड्रोजीन NH2 डॉट NH2 सारी हाइड्रोजीन का प्रयोग हम करते हैं एज ए कुल कृष्णा रिएजेंट। काम दोनों का सेम है। ये भी क्या काम करता है? कन्वर्ट एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो NH2 डॉट NH2 भी लगा है तो एल्डिहाइड और कीटोन को सीधे एल्केन में चेंज करता है। तो जो दोनों रिएजेंट हैं वो क्लेमेंसन रिएजेंट को जिनके मतलब में CH हो, क्लेमेंसन रिएजेंट को, उल्कृष्णा रिएजेंट को, इनका वर्क है कि जहां पे कार्बोनिल फंक्शन है उसको रिड्यूस कर देना इस फंक्शन में, एल्केन फंक्शन में। तो एल्केन फंक्शन में इसका रिडक्शन हो जाता है। अब आप समझिए कि इस तरह से और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसे जो क्षारीय हाइड्रोजन है ये किसका वर्क है? क्वेश्चन देखिए, the suitable reagent for this conversion is। अब क्या करना है आप कहें रिलेशन आप देखिएगा कि सपोज दैट ये दिया है, सपोज दैट ये रिलेशन है डबल बॉन्ड को यहाँ पे है और यहाँ पे दिया है, यहाँ ब्रेक दिया है और बनाया है साइक्लोहेक्सेन। क्या दिया? व्हाट टाइप ऑफ रिएजेंट यू विल यूज फॉर दिस कन्वर्जन? और फर्स्ट दिया है PCC, सेकंड दिया है NH2 डॉट NH2, थर्ड रिएजेंट दिया है KL4 और जो फोर्थ दिया हुआ है O3/G/H2। तो आप सारे रिएजेंट का वर्क जानेंगे। पीसीसी क्या काम करता है? आपको यहाँ क्या दिखाई दे रहा है कि डायरेक्ट से डबल बॉन्ड को CC में कन्वर्ट हुआ है। इट मींस अगर यहाँ पे या तो क्लेमेंसन रिडक्शन होता तो काम चलता, या अगर क्लेमेंसन रिडक्शन नहीं है, दूसरा रिएजेंट जो वर्क करता है वुल्फ-किस्लर रिएजेंट। तो ये जो काम है वो किस रिएजेंट का काम है? ये काम है वुल्फ-किस्लर रिएजेंट का, जो है आपका क्षारीय हाइड्रोजन एल्काइल हाइड्रोजन NH2 डॉट NH2। तो आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा। जहां पे एल्डिहाइड और कीटोन है उसको रिड्यूस करने के लिए जो दो बेस्ट रिएजेंट यूज किए जाते हैं, या जो जिनका मतलब HCl यूज किया जाता है, अब उसको हम क्या कहते हैं? क्लेमेंसन रिड्यूसिंग एजेंट और एल्काइल हाइड्रोजन यूज किया जाता है। दिस रिएक्शन रिफर्ड एज वुल्फ-किस्लर रिडक्शन। वुल्फ-किस्लर रिएक्शन का भी उपयोग किया जाता है। तो ये मेथड बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है एल्केनों के फॉर्मेशन के लिए। और अब मैं आपको एक और रिएजेंट का बता दूं, एसिडों को रिड्यूस करने के लिए क्या किया जाता है। एसिड का बाय रिडक्शन ऑफ एसिड बाय, अंदर मेथड है बाय रिडक्शन ऑफ एसिड। एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं RC+, अगर इनको HI/रेड की रेड फास्फोरस के साथ रिड्यूस किया जाए, क्या रिएजेंट होना चाहिए? लाल फास्फोरस HI की सहायता से रिड्यूस करें तो दे आर डायरेक्टली रिड्यूस्ड टू एल्केन्स। तो एल्केनों के रिडक्शन के लिए हम इनका भी एल्केन बनाने के लिए हम एसिडों के रिडक्शन से इनको बना सकते हैं। जैसे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं डबल ऑक्सीजन है, यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव होगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर, और यहाँ देख रहे हैं आयोडीन है, तो कितने HI लेने पड़ेंगे, कितने परसेंट हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा। असल में ये दोनों ऑक्सीजन होंगे, यहाँ दो हाइड्रोजन जुड़ेगा,
4 यहाँ इसमें 6 हाइड्रोजन लीजिए होगा 6 HI लेंगे तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन फॉर्म में निकल जाएगा और ये बन जाएगा RH प्लस ट्वाइस H2O प्लस 3 मॉलिक्यूल ऑफ MD। ये रिड्यूस होकर के में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन मेन है इनका रिडक्शन के जो रिजल्ट है वो पहचानने के लिए मेनली एसिड रिड्यूस टू एल्केन बाय यूजिंग रेड पी एंड हाइड्रोजन आयोडाइड। तो आपने इनको देखा कि रिडक्शन मेथड और रिडक्शन मेथड है बाय रिडक्शन ऑफ अल्कोहल्स। किसके थ्रू कर सकते हैं? रिडक्शन ऑफ अल्कोहल्स के थ्रू हम कर सकते हैं। यानी अल्कोहलों को अल्कोहल का जनरल फार्मूला ROH। अगर हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लगा दें यानी BH4 लगा दें लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एल्किल हैलाइड को रिलीज करने के लिए बेंजीन होता है, या हम इसके अल्कोहलों के लिए सोडियम ऑक्टेट इथेनॉल एजेंट का यूज करते हैं। तो सोडियम ऑक्टेट इथेनॉल का यूज करेंगे तो ओनली 2 परसेंट हाइड्रोजन से देखिए हमारा काम चल जाएगा। एक या जब यहाँ पे वाला निकल जाएगा और एक H कनेक्ट होकर के और यहाँ से वाटर के फॉर्म में हो जाएगा। अब तो आप देख रहे हैं कि किस किस परिवार की यौगिकों से हम एसिड को रिड्यूस करके बना सकते हैं। कौन सा बेहतर रिजल्ट है एचआई अपनी फैक्ट्री ले सकते हैं। हम एल्कोहल को रिड्यूस करके सोडियम ऑक्टेट इथेनॉल को यूज कर रहे हैं, अल्कोहल को रिड्यूस कर सकते हैं ना एल्केन के फॉर्म में कर सकते हैं, इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। और हम आपने देखा कि कार्बोनिल जो परिवार के यौगिक हैं कार्बोनिल फंक्शन है जिनमें CO पाया जाता है अर्थात एल्डिहाइड कीटोन के रिडक्शन के लिए आपने देखा कि 2 मेन रीजन कौन कौन से, और याद रखिएगा क्लेनेल्सन और कुल्टिस्नर इनके रीजन भी पूछे जाते हैं, इनका कन्वर्जन का वोटर भी पूछा जाता है। इनका काम क्या है? सीधे कार्बोनिल को सीधे CH2 में कन्वर्ट कर देना। किसमें कन्वर्ट कर देना? इसमें आपको सीधे एल्केन में कन्वर्ट कर देना। तो ये रिडक्शन के मेथड्स हैं जिनकी सहायता से हम एल्केनों का निर्माण कर सकते हैं। आइए अब आगे चलते हैं। एल्केनों के निर्माण की विधियां चल रही हैं तो मैं आपको बता दूं एल्किल हैलाइड के रिडक्शन से भी आप इसको बना सकते हैं बाय रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड्स। बाय रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड्स जैसा कि आप जानते हैं जनरल फार्मूला ऑफ एल्किल हैलाइड RH क्या होते हैं? एल्किल हैलाइड का फार्मूला क्या होता है? RH। और इसको यदि हम रिड्यूस करना चाहते हैं तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लेकर के और यहाँ पर नेसेंट हाइड्रोजन लेंगे, क्या हो जाएगा बताइए? H कनेक्ट हो जाएगा RH प्लस HX। तो आप देख रहे हैं एल्किल हैलाइडों को रिड्यूस करके भी हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड सोडियम बोरोहाइड्राइड इस सब का अगर हम यूज करते हैं तो हम जो है डिफरेंट टाइप के कार्बोनिक यौगिक हैं, एल्किल हैलाइड है, अल्कोहल है, एल्डिहाइड कीटोन है, एसिड है, इनसे हम एल्केनों का निर्माण कर सकते हैं। और आपने देखा कि इनका जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बहुत सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। तो एल्किल हैलाइड से हमने बना लिया, अल्कोहलों से बना लिया और रिडक्शन करके बना लिया। एक रिएक्शन है जो एरोमेटिक जो हाइड्रोकार्बन है उनको बनाने के लिए यूज होती है एरोमेटाइजेशन। उसको क्या कहते हैं? एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन में क्या होता है? इसमें हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एरोमेटिक एलिफैटिक रिंग से एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन को हम कन्वर्ट कर देते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में। दैट प्रोसेस conversion of aliphatic hydrocarbon into conversion to aromatic hydrocarbon
by this method is known as aromatization, aromatic कहलाता है। तो इस मेथड में करना क्या है, सपोज दैट हमने एग्जांपल लिया एरोमेटाइजेशन मेथड में, एरोमेटाइजेशन में हमने क्या एग्जांपल लिया, इसमें क्या करते हैं कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है बाय यूजिंग क्रोमियम ऑक्साइड और वैनेडियम पेंटाऑक्साइड, इसी रीजन है। तो आप इसी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन को हाई टेम्परेचर पे लगभग 600 से 700 डिग्री टेम्परेचर पे यदि आपके पास एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है, तो डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन के थ्रू आप एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने लिया एक सेल लिया है, अब आप देख रहे हैं 1 2 3 4, ये रहा 5, ये रहा 6 कार्बन, आप देख रहे हैं हेक्सेन है। और यदि हम इस क्रोमिक एसिड ले ले, Cr2 ले ले और लगभग 600 से 700 डिग्री टेम्परेचर ले ले, 10 से 15 वायुमंडल एटमॉस्फेयर प्रेशर ले ले, तो अगर ये कंडीशन लगा के क्रोमिक एसिड ले ले और वैनेडियम पेंटाऑक्साइड ले ले, B2O5 ले ले और अपने हाई टेम्परेचर पे, तो हमें ये मिल जाता है, ये देखिए साइक्लिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है और बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। और दोस्तों बेंजीन का फार्मूला C6H6 होता है, आप जानते हैं। आप समझ सकते हैं इसमें कितने हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं, 3 2 5 5 7 9 11 और 14 14 हाइड्रोजन आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। 3 2 5 7 9 11 3 14 में से केवल मुझे 8 गायब है, मींस OH2। ध्यान से देखा जाए तो एलिफैटिक जो हाइड्रोकार्बन है, आफ्टर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन चेंज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन। This process is known as an aliphatic compound change to aromatic compound. This process is known as aromatization reaction. अगर आप एक हाइड्रोजन और लगाते तो सोचिए कि क्या हो सकता है, CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 6 7। आप देख रहे हैं 7 कार्बन का अगर यहाँ क्रोमिक एसिड ले ले एज रिजल्ट, तो ये क्रोमिक एसिड in the presence of 6 to 700 temperature can be 15 atmosphere pressure convert to an aromatic compound known as toluene। याद है कि ये कंपाउंड किसमें चेंज हो जाएगा बच्चों, टॉलुइन में चेंज हो जाएगा बाय हाइड्रोजन बाय प्रोसेस ऑफ डिहाइड्रोजनेशन। 3 2 5 2 7 2 11 11 13 अभी 16 है, उसके पीछे 6 9 आए हैं और अभी कितने बाकी हैं, 5 3 8 आए हैं और 8 है तो 4H2 के फॉर्म में फिर से निकल गया। देख रहे हैं ये जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है, क्रोमिक एसिड में क्रोमियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में या वैनेडियम पेंटाऑक्साइड के प्रेजेंस में अगर इसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, टॉलुइन में कन्वर्ट हो जा रहा है, आप देख रहे हैं कि एलिफैटिक कंपाउंड change to aromatic compound by using this process, and this process is known as aromatization। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, aromatization। तो ये जो लीड की प्रोसेस है, अभी और भी क्लासेस आपके हाइड्रोकार्बन के और लेक्चरों में पढ़ाए जाएंगे। तो आज के लेक्चर को मैं बच्चों समराइज कर दूं तो आपको हमने आज पढ़ाया एल्केन, क्या पढ़ाया, एल्केन पढ़ाया और एलिफैटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पढ़ाए। तो अगर हम बात करें इनका मेथड क्या है एल्केन बनाने की, क्या क्या विधियां आपको हमने बताई। अगर कॉन्सेप्ट मैपिंग करते
कॉन्सेप्ट मैपिंग। अगर हम बात करें तो हम एल्केन को कैसे बनाते हैं। एल्केन, अब यहाँ पर तो आपको जो पहला मेथड हमने यूज किया है, पहला जो मेथड यूज किया है, हमने यूज किया है डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन डीकार्बोक्सिलेशन फर्स्ट मेथड। और इस मेथड में आपने क्या पढ़ा है कि आप किसी एसिड को हाई टेम्परेचर पे 300 डिग्री टेम्परेचर पे हीट कर दे तो क्या बन जाता है, एल्केन बन जाता है, फर्स्ट मेथड। जो सेकंड मेथड यूज किया है बाय कोल्बे मेथड, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में आपने क्या किया है कि आपने एसिड के सोडियम साल्ट को लिया है ट्वाइस मॉलिक्यूल प्लस ट्वाइस H2O, इलेक्ट्रोलाइसिस और ये बना दिया है। तीसरा जो मेथड आपने एल्केन बनाने के लिए यूज किया है बाय वोल्ट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, WURTZ, वोल्ट रिएक्शन। वोल्ट रिएक्शन में क्या किया है, आपने एल्किल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल को सोडियम धातु और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, इसकी प्रेजेंस में ड्राई ईथर, ये देखिए ड्राई ईथर की प्रेजेंस में आपने बना दिया है, क्या बना दिया है, R प्लस ट्वाइस NaOH, एल्केन बना दिया है इस मेथड में बाय वोल्ट रिएक्शन। चौथी रिएक्शन जो आपने यूज किया है बाय यूजिंग फ्रैंक-लैंड रिएक्शन। फ्रैंक-लैंड रिएक्शन, फ्रैंक-लैंड रिएक्शन से आपने क्या किया है, तो फ्रैंक-लैंड रिएक्शन में सेम टू सेम रिएक्शन, बस यहाँ पर सोडियम की जगह पर जिंक मेटल का यूज किया है, जिंक मेटल का यूज किया है, ड्राई ईथर सेम कंडीशन है और ड्राई ईथर लगा करके आपने बना दिया है Ra प्लस ZnH2। इस रिएक्शन की फॉर्म है फ्रैंक-लैंड रिएक्शन। और आपने एल्केन के निर्माण जो हमने किया है, देखिए आपने बनाया है और कैसे बना सकते हैं एल्केनों को, तो हम इस मेथड का यूज किए हैं रिडक्शन बाय क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन मेथड का यूज किया है आपने। क्लीमेंसन रिडक्शन मेथड में क्या हम रिजल्ट लिए हैं, क्लीमेंसन रिडक्शन में हमने लिया है एल्डिहाइड और कीटोन को, एल्डिहाइड और कीटोन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम HCl K2 यहाँ देखिए इस तरह मैं दिखा रहा हूँ, C डबल बॉन्ड O इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम HCl convert to CH2 AK। दूसरा जो मेथड यूज किया है उल्फ-किस्नर रिडक्शन।
उसमें क्या किया है, उसमें सी डबल बॉन्ड कंपाउंड को यूज किया है NH2 डॉट NH2 की सहायता से और कन्वर्ट कर दिया है इसको एल्कीन परिवार में। तो ये एक रिएक्शन है फॉस्फोरिलेशन रिएक्शन, मोड रिएक्शन। और आपको HI आर्गुमेंट भी इसके साथ रिलेशन करते हैं और आपको बताया है कि कौन सा रिएक्शन मेथड है, एसिड R C double bond OH acid are used by HI ऑब्लिक ZP लास्ट फॉस्फोरस के में आप यूज कर लीजिए रीजन और बना दीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ फिक्स हाइड्रोजन कन्वर्ट टू एल्केन। तो ऐसे बहुत सारे हैं जो मेथड है यूज करने के लिए। आप एल्किल हैलाइड को यूज कर लीजिए, हैलाइड गैस बोथ की प्रेजेंस में, हैलाइड डीएनएस बोथ की प्रेजेंस में एल्किल हैलाइड को रिड्यूस कर दीजिए, 2 हाइड्रोजन लेकर के कन्वर्ट कर दीजिए एल्केन में। तो इस तरह से बहुत सारे रिएक्शन हैं जिसकी सहायता से हम एल्केन का निर्माण कर सकते हैं। और हमने एक अलग से रिएक्शन आपको बताई थी, एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन रिएक्शन, एरोमेटाइजेशन में क्या होता था, एरोमेटाइजेशन रिएक्शन यूज्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ, जैसे सपोज दैट एक एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन को एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन को in the presence of chromium oxide catalysis 600 to 1700 degree temperature, 10 to 15 atmosphere pressure convert to alkane ring, and this process is known as aromatization। ये सारे रिएक्शन के थ्रू, एरोमेटाइजेशन के थ्रू, फुल क्रिस्टल रिएक्शन के थ्रू, वोल्टर रिएक्शन के थ्रू, फ्रैंक-लैंड रिएक्शन के द्वारा, इस सारे रिएक्शन के द्वारा हम एल्केनों का निर्माण करते हैं। बच्चों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो कल मेरा लेक्चर होगा, एल्केन कौन कौन से रिएक्शन देते हैं, एल्केनों की प्रॉपर्टी क्या है और खास बात ये है कि इसके बाद एल्कीन कैसे बनाएंगे, इन सभी का निर्माण हम करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इनकी प्रॉपर्टी और इनकी जो बनाने का जो विधियां हैं आज हमने समाप्त कर दी। जैसे आप देख रहे हैं कि अलग अलग कितने मेथड द्वारा एल्कीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, एल्कीन क्या है, कैसे बनाते हैं, वो कौन कौन से रिएक्शन देते हैं, काइनेटिक रिएक्शन क्या होती है, एसिडिटी की चर्चा करेंगे। तो वेट एंड वॉच इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।